जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नदीम इकबाल। और आज इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए हाजी इम्तियाज़ खान साहब हैं, जो जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और असेंबली इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया है इन्होंने गूल बानिहाल इस हल्का इंतखाब से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। शुक्रिया नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद वादे पूरे करने की बात आती है। अब पीडीपी चूँकि सरकार में नहीं है, किस तरह से देख रहे हैं कि इलेक्शन के दौरान किए गए वादे कितने पूरे हुए हैं और कितने अभी अधूरे हैं? लोगों का क्या कहना है? नदीम साहब, यहाँ पे जो इलेक्शन हुए, अगर आप इलेक्शन की बात करोगे तो लोगों ने एक बहुत बड़ी उम्मीद से यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत बड़ा मैंडेट दिया। वो इसलिए मैंडेट दिया कि लोगों के जितने मसाइल हैं उनको लगा कि कहीं ना कहीं अगर हम बट जाएंगे तो हमारे मसाइल जो के तो रहेंगे। उन्होंने एक ही जमात को अक्सरियत का वोट दिया, अक्सरियत दी। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त 8 महीने हो गए, मुझे नहीं लगता है कि उन वादों पे ये वफा कर पाए, क्योंकि तमाम के तमाम मसाइल जो के तो नहीं बद से बदतर हो रहे हैं। सर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जब इलेक्शन होता है मैनिफेस्टो हर पार्टी का आता है, लेकिन मैनिफेस्टो में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर पार्टी को पसंद होती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में आपको कोई ऐसी चीज़ लगी जो आपको लगा कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ जो है प्रायोरिटी पे हल भी होनी चाहिए? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में जितनी भी बातें थी वो आवाम के लिए, मुझे लगता था उस समय उन्होंने एक आवाम का नब्ज़ देख के वो बातें मैनिफेस्टो में रखी थी। सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ बेरोज़गारी का, तो उन्होंने कहा कि हम आते ही कम से कम 2 लाख नौकरियाँ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो एक बहुत बड़ा इशू था। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक सहारा बनता वो कि अगर वो ऐसा कर पाते। दूसरा, अगर आप देखोगे, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे जो है राशन फ्री देंगे, और दूसरा उन्होंने कहा कि हम बिजली के 200 यूनिट के उन्होंने कहा उस समय कि हम बिजली फ्री देंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नीड है लोगों की, तो लोगों को लगा नहीं। और तीसरी बात ये थी कि लोग जो हैं वो एक ताकतवर सरकार चाहते थे, ठीक है। वो चाहते थे कि यहाँ एक पावरफुल सरकार बने, लेकिन मुझे नहीं लगता है, ना तो ये पावरफुल सरकार है और ना ही ये अपने किए हुए जो वादे थे इनके मैनिफेस्टो में थे उन पे कोई सर, IAY को बिजली राशन तो मिल रहा है। वही मैं मतलब उन चीज़ों पे ये कहीं ना कहीं फेल हो गए। अगर आप राशन की बात करोगे, इस वक्त जितने भी लोग BPL में थे 70% लोगों को BPL काट के उनको APL में कर दिया, और APL के लिए कोई राशन नहीं है इस समय, ठीक है। उनको क्यों किया? IAY के तहत किसी को मकान मिला है गरीब आदमी को, या कर्ज़ा उठा के उसने टीन के 2 फटे लगाए, वहाँ जी आपका घर तो पक्का है, आप तो APL में आते हो। 70% मुफ्त देने की बात कहाँ, जो उनको बेचारों को मिलता था वो भी बंद हो गया, ठीक है। बिजली की अगर बात करोगे, बहुत बड़ा इशू है। मैं नदीम साहब आपको बताऊंगा, ये कोई बड़ा काम नहीं था, कोई बड़े मसाइल नहीं है लोगों के। मैंने अभी, मुझे लगता है 10-15 दिन से मैं अपने इस एरिया में हूँ। मैं परसों ईंद वाली साइड पे था, इधर ईंद मासवा वाली साइड पे, जो गरीब बेचारा एक बल्ब जलाता है उसको 2000 रुपये बिल आता है। मतलब क्या करने की ज़रूरत है इनको? कोई नई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्रॉपर कम से कम एक बंदा जाए, वो देखे कौन आदमी कितनी बिजली जला रहा है, ठीक है। कोई अमीर आदमी अगर 10,000 की बिजली महीने की जलाता है, उसको 1000 रुपये का बिल आता है। वो भरपाई करने के लिए इन्होंने गरीब आदमी के ऊपर बोझ डाला हुआ है, क्योंकि मीटर इन्होंने अगर कहीं लगाए उसकी रीडिंग कोई चेक करता नहीं है। जहाँ मीटर नहीं लगे हैं वहाँ पे ये बग़ैर किसी पूछताछ के उनको यूनिट्स लिख देते हैं, हाँ जी इतना। कम से कम यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, यहाँ के जो, उन्होंने क्या करना था? मुझे आप बताइए ना, कोई नई चीज़ तो करनी नहीं थी। मुफ्त बिजली तो लोगों ने देख ली, मुफ्त राशन तो लोगों ने देख लिया, लेकिन कम से कम अगर वो एक्सियन से, AWE से, उनके JE से इतना कहते कि यार आप एक बंदे को डिप्यूट करो जो कम से कम देखे किस बंदे कौन कितनी बिजली जला रहा है। चलिए सर, ये तो लोगों के साथ ज़्यादती है, ठीक है, मान लिया। लेकिन अब इम्तियाज़ खान वो शख्स हैं जिन्होंने 27,500 वोट लिए हैं, तो इन तमाम चीज़ों को मनवाने के लिए आप किस तरह से काम करेंगे? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले
अभी ये 5-6 महीने का जो वक्त था, हम बिल्कुल खामोश थे। आपने देखा होगा बहुत कम मैं मीडिया पे भी आया, बहुत कम मैं मतलब इनके खिलाफ़ कोई बात नहीं की। लेकिन हम चुप कब तक रहेंगे, कब तक हम खामोश रहेंगे? अगर जो चीज़ इन्होंने करनी थी, अगर ये वो नहीं करते, कम से कम हमें तो आवाज़ उठानी है उसके लिए। अगर कोई बोलेगा कि नहीं वक्त नहीं है, ये अभी अपोजिशन इनको नहीं करनी चाहिए, कब तक हम ये देखेंगे? अगर आप देखोगे यहाँ पे स्कूलों की अबतर हालत है, स्टाफ कोई नहीं, मुझे नहीं लगता ये कोई यहाँ यूनिवर्सिटी देने वाले हैं। ये तो कहते थे हमने यहाँ यूनिवर्सिटीज़ देनी है, हम यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। इन्होंने तो मुझे लगता है हमारे एमएलए साहब ने यहाँ पे कम से कम 50 जगह तो रिबन आज तक काट दिए, ऐलान कर दिए, ठीक है। लेकिन अगर वो चीज़ छोड़ के इसी चीज़ पे फोकस करते कि कम से कम जो हायर सेकेंडरीज़ हैं हमारी, जहाँ हमारे बच्चे इस वक्त मेडिकल इसमें है, फील्ड में है, या दूसरे नॉन मेडिकल में है, लेक्चरार ही कोई नहीं है, क्या मुकाबला करेगा हमारा बच्चा जम्मू के बच्चे के साथ? हाई स्कूलों में आप देखो स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटलों की हालत देखो आप। मुझे आप बताओ, खड़ी की अस्पताल, आप हर जगह जाते हो, मुझे बताओ खड़ी के अस्पताल में क्या चेंजिंग हुई है? मुझे आप बताओ खड़ी के स्कूल में क्या चेंजिंग हुई है? मुझे आप बताओ नील के एरिया में क्या चेंजिंग हुई है? पोगल के एरिया में क्या चेंजिंग हुई? अपने इस इलाके में मैं देखता हूँ कि गूल और संगलदान की बात अगर आप करोगे, यहाँ के अस्पतालों की बुरी हालत है। यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गूल में छोटे लेवल का स्टाफ जो था उसको भी उठा दिया गया। यहाँ पे एक्सरे असिस्टेंट तक। चलिए सर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इसका तो हाल हम भी जानते हैं, मैन पावर की कमी है। अब दूसरी तरफ जाएंगे, चूँकि अभी गुज़श्ता दिनों की बात करेंगे, हालिया दिनों जब रामबन के अंदर सैलाबी सूरत हाल थे, लोग बेघर हुए, सरकार के लोग आए और उन्होंने कहा कि जनाब हम आपको पूरी तरह से इमदाद फराहम करेंगे, सरकारी इमदाद। तो ये भी तो एक पॉजिटिव स्टेप है कि लोगों के लिए कुछ किया जा रहा है। नदीम साहब देखो, मैं जो बेसिक नीड्स ज़रूरत है लोगों को, ये उस पर भी खरा नहीं उतर रहे हैं। बाकी आप ये बड़े अगर बोलोगे ये सरकार बहुत बड़ा कोई काम करेगी, सर 5 मरले ज़मीन कंपनसेशन की उससे हमें उम्मीद नहीं है। जहाँ तक आप देखोगे अभी सैलाब की जो नुकसान हुआ, रामबन में हुआ, परनोत में हुआ, धर्मकुंड में हुआ, ठीक है, पूरा रामबन डिस्ट्रिक्ट अगर आप देखोगे, जो हमारे पहाड़ी एरियाज़ हैं उनमें ज़्यादा नुकसान हुआ। लोग कोई वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई तखमीना लगाने के लिए तैयार नहीं है। आप धर्मकुंड की बात अगर करोगे, मैं अप्रिशिएट करता हूँ एसडीएम गूल को कि उसने वक्त पे फैसला लिया। वो जो बेचारे बेघर हुए थे उनको वहाँ क्वार्टर्स खोल के दिए, अदरवाइज़ वो बेचारे आज तक धूप में रहे होते। रेड क्रॉस की तरफ से उनको आज तक 10,000 रुपये नहीं दिया गया, टेंट तक नहीं दिया गया, ठीक है। सर उमर साहब ने 5 मरला ज़मीन देने की बात यहाँ पे अगर आप देखोगे परनोत के एरिया में, अभी मुझे लगता है 1 साल पहले, 2 साल पहले वहाँ स्लाइड आई थी। वहाँ पे जिन लोगों के घर गए उनको आज तक किसी किस्म की कंपनसेट नहीं उनको किया गया। इनको 5 मरले का वादा कर रहे हैं, उसका कोई पता नहीं कब देंगे। ये एक सिर्फ दिखलावा है, अदरवाइज़ जो उनको उस वक्त इमीडिएट ज़रूरत थी वो तक उनको नहीं दिया गया। तो 5 मरले जिस गरीब आदमी के पास 1 कनाल जगह थी या 2 कनाल जगह थी, ठीक है, वो अब 5 मरले में क्या करेगा? अपना माल मवेशी लेके वो उसमें क्या गुजारा करेगा? लेकिन मैं मानता हूँ कि चलो अगर उसको वो भी मिलता, मुझे नहीं उम्मीद है। ये सिर्फ दिखलावा है, सिर्फ बताने की चीज़ें हैं, सिर्फ दिखाने के लिए ये लोग आए, वहाँ पे घुमाए, गाड़ियाँ घुमाई, नीचे ग्राउंड सतह पे तो मैं खुद धर्मकुंड गया, मैं रामबन गया, ठीक है ना, मैं परनोत आपके आया जब वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था तब आया मैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता है सर ये चीज़ एक तरफ है, लेकिन कुछ लोगों का जो रोज़गार इससे जुड़ा हुआ था, जिस तरह से आप देखेंगे फल वगैरह, मेवा बागात, सब्जियां उगाना, लेकिन अब वो भी तबाह बर्बाद हो गए। कहीं दुकानें इसकी जद में आई है। तो इनके लिए आप किस तरह से सर जदोजहद करेंगे ताकि उन लोगों को इंसाफ मिल सके और जिनका रोज़गार खेती बाड़ी से जुड़ा है, मेवा बागात से जुड़ा है, उनको जो है वो तमाम चीज़ें आसानियों में बदलती हुई नजर आए। देखिए, एक तो मैंने कहा ना, जो हमारे हाई रीच एरियाज़ हैं, जैसे हमारा पहाड़ी एरियाज़ हैं, उनमें कोई आदमी ये देखने के लिए भी नहीं गया कि किसका कितना नुकसान हुआ, ठीक है। जितना भी इस वक्त हॉर्टिकल्चर था वो तबाह हो गया है, जो ओले पड़े उनकी सरहद बिल्कुल तबाह हो गया है। जो एग्रीकल्चर हमारा सब्ज़ी लोग उगाते थे वो तबाह हो गए, उनका तो कोई नुकसान कोई नहीं बता रहा है क्या हो गया क्या नहीं। लेकिन आप अगर सरकार की बात करोगे, सरकार मुझे लगता है हर सतह पे सरकार नाकाम है। तो अब अपोजिशन भी जो है इन इलाकों में क्या देखने को मिल सकती है हमें, क्योंकि अपोजिशन ही रास्ता बताती है। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पे असेंबली लगेगी, ठीक है ना, उसमें
उसमें आप इस आवाज़ को गूंजते हुए देखोगे। इम्तियाज़ शान अगर एमएलए नहीं बना है, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी एमएलए बने और हमारी जमात के जितने भी एमएलए हैं, ठीक है ना। वहाँ वहीद परा साहब जो हमारी अपोजिशन के हेड हैं वहाँ पे, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन है पीडीपी की तरफ से, एक ताकत की आवाज़ से ये मुद्दे आप देखोगे, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती है, जब भी किसी मुद्दे की बात वो लाते हैं, जब भी कोई अच्छा बिल वो लाते हैं, उस समय कुछ लोग हंगामा करते हैं। आप अगर देखोगे उन्होंने वहाँ पे डेली वेजर्स का बिल लाया था, कितना इम्पॉर्टेंट बिल था वो, लेकिन जिस दिन उसको लाया गया उसी दिन हंगामा था, ठीक है। उसी दिन किसी और मुद्दे को उठा के पूरी असम्बली को वहाँ से बर्खास्त कर दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर बाकी चीज़ों को आप देखोगे, मजबूत अपोजिशन होगी इंशाल्लाह, इस पे बात होगी। रही इम्तियाज़ शान की बात, हमने 8 को मीटिंग रखी थी, इस 8 को हमने पूरे मीडिया को बुलाया था। शायद आपको भी मैंने कॉल किया था कि 8 तारीख को मीटिंग है। इन हालात की वजह से हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई। मैं अपने पूरे इलाके के दौरे पे हूँ। मुझे अब लगता है कि 2-3 दिन तक मुझे लगता है हालात ठीक होंगे। मैं अब इस एरिया में जा रहा हूँ जो हमारा ये बिमदासा वाला एरिया है, इसके बाद मैं खड़ी जाना है, इसके बाद नील जाना है, बानिहाल जाना है। हम अपने लोगों को ये कहना चाहते हैं कि उनको किसी भी जगह अपने आप को बेसहारा नहीं समझना चाहिए। इम्तियाज़ शान उनके साथ था, उनके साथ है और उनके साथ रहेगा इंशाल्लाह, और ताकत से रहेगा। सर, यूटी सरकार का ये कहना है कि स्टेट का दर्जा मिलेगा तो ये तमाम चीज़ें हमें आसानी में बदलेंगी। क्या लगता है किस हद तक ये सही है? देखो, ये एक बहाना है। मैं आपको बताऊंगा, पहले भी मैंने किसी जगह ये बोला था कि अभी भी जो मैंने एग्जांपल आपको दी, अस्पताल में डॉक्टर लाने के लिए आपको किसी स्टेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्कूल में लेक्चरर लाने के लिए आपको किसी स्टेट लाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बड़ा मुद्दा है। वो स्टेट जब आएगी, अगर ये यूटी में रह के कुछ नहीं कर सकते थे, इनको पता था यहाँ यूटी में इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। अगर इनको पता था यहाँ ऐसा नहीं होगा तो फिर क्यों बैठे हैं, फिर किस लिए बैठे हैं? आप जानते हैं दिल्ली में भी यूटी है, वहाँ के लोगों के इश्यूज़ नहीं हो रहे हैं। अलबत्ता इनके पास अगर डिफेंस नहीं है वो एक अलग बात है, उसके लिए स्टेट कब आएगी क्या आएगी, लेकिन तब तक ये सरकार ने जो चीज़ें करनी थी इनको वो चीज़ करनी चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और हमारा रोल बनता है कि लोगों की बात को ताकत से उठाना। ख़ास करके मैं आपको बताऊंगा जो छोटे छोटे मसाइल यहाँ पे लोगों के हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस वक्त, अगर बिजली का आप देखोगे, हमारे गरीब लोगों की ज़मीनें जो हैं वो गिरवी हो गई हैं। गिरवी लोगों से पैसा उधार लेके वो बिजली का बिल भर रहे हैं, बेसहारा हो गए हैं, कोई बंदा पूछने वाला नहीं है, ठीक है। आप PHE की बात करोगे, ठीक है ना, PHE में जितनी भी स्कीमें हैं सब फेल हो गई हैं, कोई देखने वाला नहीं है। परसों मैंने यहाँ पे PHE के किसी ऑफिसर से बात की, मैंने कहा यार आप लोग कम से कम इसको देखो क्या बात है, ठीक है। जिस ठेकेदार को ये काम मिले उससे या काम कराओ या उसको ब्लैक लिस्ट कर दो, ठीक है, जिसको भी है जो भी है, ठीक है। क्योंकि आप अगर ये चीज़ें नहीं करोगे तो लोगों को जो ज़रूरत है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, फिर वो कभी पूरी नहीं आप कर सकते हो। जब खुद ही आप ठेकेदार भी बनोगे, ठीक है ना, और खुद ही आप अफसर भी रहोगे तो शिकायत किसके पास होगी, मुझे आप बताइए। यानी लोगों की परेशानियों को लेकर अब आप आगे बढ़ने लगे हैं और आपको लगता है कि लोग जो परेशानियां फेस कर रहे हैं उन्हें मनवाने के लिए हमें आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। हम लोगों की आवाज़ हर वक्त उठाएंगे। जहाँ पे हमें लगता है कि हमें स्ट्रांग अपोजिशन करने की ज़रूरत है, हम वहाँ पे स्ट्रांग अपोजिशन और ताकत से बात रखेंगे। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आप देख रहे थे कि हमारे साथ हाजी इम्तियाज़ शान साहब थे और इन्होंने बताया कि रामबन के अंदर क्या चीज़ों की कमी है, लोग किस तरह से इस वक्त जूझ रहे हैं और इन मसलों को, इन मामलात को हल करने के लिए अपोजिशन किस तरह से रोल अदा करेगी। बात कर रहे थे हम इम्तियाज़ शान साहब से। फ़िलहाल इस खास मुलाकात में इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।